जब लड़ाई होती है तो फिर एमुनेशन डेपो से सामान निकाला जाता है और एंट्री होती है, री एंट्री होती है। असल जो गेम है वो रेंज ने चेंज की है। आई मीन दिस इज स्क्वॉश बकलिंग। टीटी के तहत जो मैकेनिज्म चल रहे हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। 100% मुनाफा बाकी लोगों से चाहते हैं, बाहर के आने वाले लोगों से, लेकिन अपने दरवाजे नहीं खोलते हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं, खुश होते हैं और फिर तस्वीर भी खिंचवाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। मार्का-ए हक की तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर, पूरी कौम का फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म की मोदी को मुंह तोड़ जवाब के बाद मुज़ाकरात की पेशकश। जंगी जुनून उतर चुका तो अमन की बात करें, पाकिस्तान तैयार है। भारत को चीनी टेक्नोलॉजी ने नहीं, अफवाज पाकिस्तान की महारत ने मात दी। भारतीय दिफाई तजियाकार का एतराफ़, आलमी सतह पर भी भारत की रुसवाई। अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टन फेयर ने भारतीय एयरफोर्स के F-16 गिराने के दावे को बकवास करार दे दिया। भारतीय फिजाइया पाकिस्तानी शाहीनों का बाल भी बाता न कर सकी। भारत को आदमपुर एयरबेस की तबाही छुपाने की कोशिश महंगी पड़ गई। नरेंद्र मोदी के रूसी दिफाई निजाम के सिर्फ लॉन्चर S-400 के साथ फोटो सेशन ने सारा पोल खोल दिया। तस्वीर से दिफाई निजाम के बकिया 3 अहम हिस्से गायब। पाकिस्तान ने 10 मई को S-400 के रडार और कमांड पोस्ट को तबाह किया था। सिफारती महज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने भारत की जानिब से सिंताउस माहिदे की मौतली को आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। वाज़ेह कर दिया, सिंताउस माहिदा एक तरफा तौर पर मौतल की गई, ना इसमें तरमीम हो सकती है। जब बंगा के बयान के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक्स कितना मजबूत हो गया, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और छक्के चौकों की होगी बरसात। चंद घंटों बाद पाक भारत कशीदगी के बाद PSL का मेला कल से फिर सजेगा। PCB और खिलाड़ी दोनों ही पुरजोश, गैर मुल्की मेहमानों की भी वापसी। पूरा पाकिस्तान आज यौम फतह मना रहा है। यौम फतह मना रहा है और ये सिलसिला रुका नहीं है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात करें, जिसकी शानदार कामयाबी और भारत को इबरतनाक शिकस्त के एतराफ़ में मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। आज सुबह दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल एयरबेस का दौरा किया। पाक फिजाइये के जवानों से खिताब में उनका कहना था कि हमारे शाहीनों ने 5 नहीं दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए हैं। यानी कि 6-0 जो कहा था ईवीएम औरंगजेब ने, कल उसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तस्दीक कर दी और भारतीय मेराज 2000 तैयारों की तबाही की तस्दीक उन्होंने की। दूसरी तरफ DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को एक बार फिर 2 टोक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर भारत की जानिब से जंगबंदी की किसी भी तौर पर खिलाफ वर्जी की गई, फौरी जवाब यकीनी है। स्काई न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान संगीन कशीदगी बाहमी तबाही का बाइस बन सकती है। एहतिशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार। एहतिशाम साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतिशाम साहब, एक अच्छी बात यह है कि कल फिर ऐलान हुआ कि मज़ीद सीज़फायर में अब तोसी हो चुकी है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि कब तक इसमें तोसी की जाती रहेगी, यानी कि कब तक हम ये कहेंगे कि नाउ फाइनली इस चीज़ का तमाम तर खात्मा हो चुका है और फौजें वापस जा चुकी हैं? देखिए फैसल, ये तो वो मिलिट्री की ज़ुबान में प्रोसेस है कि जब इस तरह की जंगी कैफियत हो, बल्कि जंग का सीन हो के गुजर गया हो, तो फिर आगे क्या करना चाहिए। अभी देखिए तीसरा राउंड जो हुआ है DGMOs के दरमियान बुध वाले दिन, उसके बाद से ये तय हुआ कि जी फुल डीमोबिलाइजेशन, फुल डी एस्केलेशन होगी। अभी देखिए एक तरफ हिंदुस्तान की फौज, जहां कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा बेचैनी है और वो चाहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो कह रही है, रेटरिक उनका है, उससे हट के जो कंक्रीट बात होनी चाहिए वो हो रही है। वहाँ की जो खबरें आ रही हैं, जो हमारी इतलात हैं, वो यही है कि जी वहाँ की अफवाज यही चाह रही हैं कि जी अब मामले को ख़त्म किया जाए, रोका जाए और एक लंबे अरसे के लिए ट्रूस की जाए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सारा कुछ हो रहा है। अभी देखें, आ रही नहीं ये है फैसल कि एक तरफ
हिंदुस्तान की फौज चाह रही है कि फुल डीमोबिलाइजेशन, डी एस्केलेशन, जिसके लिए इत्तफाक राय एक बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार हो गया, मैं आपको बताऊं। और उसकी रोशनी में 3 मरहले में ये 10 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। पहले लैंड फोर्सेस का है, उसके बाद फिर ये फजाइया का है, फिर बहरिया का है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी कामयाबी कहें, जो हमारा इतना शदीद दबाव था, जो हमने कामयाबी हासिल की, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा 5 नहीं 6 जहाज मार गिराए हैं, तो उसमें यह है कि जो एसेंशियल कोर हमारी फौजें होती हैं या स्ट्राइक्स होती है, एसेंशियल कोर स्ट्राइक से हमारी 10 कोर है, ये पीछे हटेगी। इसी तरह से नॉर्दर्न कमांड जो है हिंदुस्तान की, उनकी फौज वहाँ से पीछे हटेगी। और फिर इसमें आपने देखा फैसल के जब लड़ाई होती है तो फिर एमुनेशन डेपो से सामान निकाला जाता है और एंट्री होती है, री एंट्री होती है। अब ये तय किया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सामान निकाल के, जिसमें आप देख लें लैंड के हिसाब से तो आप तोपे भी देखें, गन्ने भी देखें, सब कुछ वो वापस डेपो में जमा कराई जाएंगी 10 दिन के अंदर अंदर। व्हाट डज इट शो? इट शोज कि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जान छुड़ाना चाहती है और कहती है कि बड़ी अजीमत हो चुकी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना वो अपने रेटरिक में और सिर्फ नारेबाजी में लगी है। अच्छा, अब ये करने के बाद ये जब ये हो जाएगा प्रोसेस 10 दिन के अंदर, फिर कहा जा रहा है, इतलात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ना उनकी मुलाकात मुतवक्के है। मतलब ये ग्राउंड ले किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है कि जी अब ये लॉन्ग टर्म जो आप सवाल कर रहे हैं ट्रूस कैसे होगी, ये 4-4, 6-6 दिन के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना ये जिसको कहते हैं पीस की हालत में, नॉर्मलाइजेशन की हालत में मामला जाएगा। तो उस लिहाज से हमारी बड़ी कामयाबी है कि देखें अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे माजद खान रह जाए और वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप डिसोसिएट कर रही है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से। और उनकी मीडिया देख लें, उनके फॉर्मर एडवाइजर देख लें डिफेंस के, उनके तजियाकार देख लें जो अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बहुत मार लगी है, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक ये जो सुपरियरिटी दिखाई है, हम इससे बहुत पीछे रह गए। तो ये बात माननी पड़ेगी फैसल के ये 5 दिन की लड़ाई में 5 घंटे इतने इम्पोर्टेंट थे कि जिसके बाद पाकिस्तान ने इतना लेथल उनका जवाब दिया है कि इंटरनेशनल सतह पे चीजें हिल के रह गई। मुझे बहुत सारी चीजों का पता है कि जो हम टीवी पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी लफ्ज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया अब समझ गई है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, कि जी पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, पाकिस्तान को हमने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। हमारा ख्याल था, यानी उनका ख्याल था, लेकिन उसका एहतशाम साहब उसका भरपूर जवाब भी मिल गया है, दुनिया के सामने भी आ गया है कि पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है। लेकिन अगर जौहरी मवाद की बात करें, भारत में पूरी एक ब्लैक मार्केट मौजूद है। आप समझते हैं पाकिस्तान ने भी मुतालबा कर दिया है कि आलमी सतह पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो गौर बार बार एक बात कर रहा है, चाहे ये पहलगाम का वाक़या हो, चाहे न्यूक्लियर हथियारों की बात हो, चाहे पाकिस्तान के कश्मीर पे मौक़िफ़ की बात हो। पाकिस्तान मुतबातर ये कह रहा है बात के भी वो इशू जो पिछले 75 साल से चल रहा है कश्मीर का, जिसकी वजह से हमारी 3 बड़ी जंगें हुई, फिर छोटी छोटी और जंगें हुई, और मुस्तकिल तौर पे दोनों के मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं इतने ख़राब हैं कि दुनिया इसको कश्मीर को फ्लैश पॉइंट समझती है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। वो कहते हैं कि वक्त आ गया मसले का हल हो। इसमें गौर जो बहुत बड़ा कैच है कि हिंदुस्तान की सुबकी हुई, वो जो कहता था कि जी कश्मीर अपना ये शिमला माहदे के बाद ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ बायलैटरल मसले को हल करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह कहा, और उनके पीछे यूरोपियन यूनियन, हमारे सारे मिडिल ईस्ट के मालिक खड़े हैं कि जी 2 मुल्कों के दरमियान एक मसला हल नहीं हो सकता, तो फिर जरूरी है कि सालसी करवाई जाए। इसलिए आप देखें मार्को रूबियो जो वो कह रहे हैं कि जी एक न्यूट्रल वेन्यू पे इनको बिठाया जाएगा, ये बैठेंगे। अब मसला ये है कि एक तरफ हिंदुस्तान लोगों को ये कहते हैं हम नहीं करेंगे, यानी जयशंकर साहब ये कह चुके हैं फैसल के द ईरा ऑफ डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, लेकिन अब मजबूर हो रहे हैं, अपना जिसको कहते हैं थूक के चाटा जा रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। एहतशाम साहब, मजबूरी की इंतहा ये है कि वो तालिबान से, जो तालिबान हुकूमत है, उनसे पहलगाम वाक़े पे मजम्मत करवा रहे हैं। हमारे साथ रहेगा एहतशाम ज़ाविया है कि जो आपके साथ डिस्कस करना है, भारत की रसवाई का सबब तो बनी है पाकिस्तान की कामयाबी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। अब आलमी मीडिया ने जो है वो भी अब आईना दिखाना शुरू कर दिया है। भारत के एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं करन थापर, उन्होंने अमरीकी दिफाई तजियाकार हैं जो कि डिफेंस के मामला देखें, क्रिस्टीन फेयर, उन्होंने उनसे पूछा कि जी हमारे यहाँ तो कह रहे हैं, हमारा जो भारतीय फ़िज़ाइया वो भी कह रही है कि हमने तो पाकिस्तान के जहाज़ों को हिट शिट किया है। उसके बाद उन्होंने
कहा क्या क्रिस्टियन फेयर ने, मैं चाहूँगा इसको सुनिए, पूरी दुनिया सुने और फिर इस पर एहतेशाम साहब से बात करते हैं। से कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़। एहतेशाम साहब ये आपने भी सुन लिया होगा, पूरी दुनिया ही सुन रही है। और बाय द वे ये जो पूरा इंटरव्यू है क्रिस्टियन फेयर का, ये पूरा इंटरव्यू सुनने के लायक है। ऑल्दो कि क्रिस्टियन फेयर ये नहीं कि वो पाकिस्तान के फेवर में बोलती हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि ये उसी तरह की बड़बोंगी मार रहे हैं भारतीय, जैसे उन्होंने 2019 में क्लेम किया था और अभी भी कर रहे हैं। और उन्होंने हिंदी या उर्दू जो समझ में आती है उनको मुकम्मल सिर्फ बकवास कर रहे हैं। उन्होंने बकवास कह दिया। मेरे ख्याल से इससे बड़ी हजीमत कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल फैसल, देखें इसमें 2019 में जो हुआ था, आपको याद है कि हिंदुस्तान की हुकूमत कहती थी हमने F-16 मार गिराया। अब सारी दुनिया ने कहा ऐसा नहीं है। फिर आपने देखा कि मॉक्सिडिजन कंपनी जो है उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए, उन्होंने बाकायदा आके कहा कि पाकिस्तान को दिए गए 35 F-16 बिल्कुल सही हालत में, कोई जहाज नहीं गिराया। उसके बाद थोड़ा सा इनका मुंह बंद हुआ था, लेकिन अभी भी वो झूठ बोले चले जा रहे हैं। उनकी झूठ तो आप देखें ऐसा है कि उन्होंने तो इस्लामाबाद पे कब्जा करवा दिया था, उन्होंने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था, लाहौर में कोई पोर्ट ही नहीं है, कहते हैं लाहौर की बंदरगाह उसको तबाह कर दिया है, जनरल आसिम को हमने गिरफ्तार कर लिया है। भाई वो तो नर का बच्चा साबित हुआ, उसने तो तुम्हें वो चने चुवाए, नाको चने चुवाए कि अब सारी दुनिया उस शख्स की तारीफ कर रही है। वो मिलिट्री हिस्ट्री में कहा जा रहा है कि उसकी बनाई गई स्ट्रेटजी जिसको अमल तराया किया इसने फिजाइया के चीफ बाबर सिद्धू ने भी, उसके बाद तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास कुछ रहा ही नहीं है कुछ कहने के लिए। गोरे भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, गोरे कह रहे हैं कि भारत का जो मौक़िफ़ है वो बकवास है, लेकिन बात यहाँ तक महदूद नहीं है फैसल। अब भारतीय साबिक जनरल RP शंकर का कहना है कि अगर मुझे चीन या पाकिस्तान में से किसी एक से जंग लड़नी हो तो मैं चीन के साथ जंग लड़ने को तरजीह दूंगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बहुत मारते हैं। भारत खुद इसका एतराफ़ कर रहा है। एंड यू नो कल जब एक और बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है, कल जब वज़ीर आज़म पहुँचे थे कामरा, ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी तो जो AVM औरंगज़ेब हैं उनका यौरा ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमने मज़ीद देयर यू गो पूरी दुनिया को रियलिटी में हम दिखाना चाह रहे हैं कि दीज आर द रियल टॉप गनर्स। आप फिल्म देखना छोड़िए, और ये वो हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने इस बेहतरीन ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ये वो हमारे पायलट्स हैं कि जो हमारी फ़िज़ाइया का हिस्सा रहे, जिन्होंने एक नहीं कई मरतबा अपने से बड़े दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया, नाको चने चबवा दिया, और अपनी पेशेवराना सलाहियतों से ऐसा जवाब दिया है कि भारत को दंदान शिकन जवाब दिया है। ऐसा लगता है फैसल कि भारत जो है वो अपनी बॉलीवुड की फिल्म्स ना सिर्फ बनाता है, सियासत में भी उनको घसीट के ले आता है, और सियासत भी ऐसे करते हैं जैसे कोई फिल्म बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी नहीं है। पाकिस्तान में आपके जो हमारे जो दिफा के लिए लोग मौजूद हैं वो बड़े पेशेवराना हैं। एब्सोल्युटली। कामरा एयरबेस पर मौजूद पाक फ़िज़ाइया के शाहीन, ये टॉप गनर्स, इन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। टेकिंग यू टू द ब्रेक, कैच ऑफ द ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। आज के जब पूरा पाकिस्तान मार्काए हक में फतह मना रहा है, यौम तशक्कुर मना रहा है, अपनी तमाम तर जो है वो सजदा रेज़ हो रहे हैं तमाम तर पाकिस्तानी उस खुदा के सामने जिसने हमें इस काबिल बनाया कि अपने से बड़े दुश्मन को हम जो है नाको चने चबवाएं। आज हम आपको बताएंगे कि वो क्या हमारे पास हथियार थे जिनकी बदौलत हमने वो धाक बिठाई है, वो लोहा मनवाया है। टू स्टार्ट अप विद यू नो मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत जोर शोरा रहा, तो सब दो तरह के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, और उसमें PL-15 और मीटियोर। लेडीज एंड जेंटलमैन, PL-15 वो मिसाइल कि जो हमारे J-10C और JF-17 में इंटीग्रेटेड था, यानी कि हमारे जहाज़ों पे PL-15 लगा हुआ था। इन्हीं PL-15 की बदौलत हमने उनके जहाज़ जिनमें जो है मीटियोर लगा था, मीटियोर जो है मिसाइल का नाम है, जो कि उनके रफ़ाइल तैयारों में लगा हुआ था। इनकी चीदा चीदा ये खुसूसियात हैं, और रेंज के हिसाब से अगर देखें तो PL-15 की जो रेंज है असल, बाकी तो चीज़ें एक तरफ के इनका इंजन क्या है, लेकिन असल जो गेम है वो रेंज ने चेंज की है। जहां पे रफ़ाइल का जो मीटियोर था वो सिर्फ 100 किलोमीटर तक जा सकता था, वहीं पे जो PL-15 था जो कि J-10C ड्रैगन में लगा हुआ था, उसका जो है जो डोमेस्टिक वर्जन 200 से 300 किलोमीटर, और जो एक्सपोर्ट वर्जन है वो 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो सबसे पहले तो यहीं पे हमारी जीत हुई। उसके बाद अगर आप स्पीड देखें,
आई मीन दिस इज स्क्वॉश बकलिंग। जो स्पीड है PL-15 की, दैट इज अप टू मार्क 5। अब मार्क 5 क्या होता है खातिन हजरात, ये भी सुन लीजिए। मार्क 5, मार्क स्पीड का एक यूनिट, यानी कि आवाज की जो रफ्तार होती है उसके 5 गुना से भी ऊपर जाके ये हिट कर सकता है PL-15। एंड देन देयर आर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी कि वो कितना ज्यादा मूव कर सकता है ड्यूरिंग द मिशन एंड ऑल। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसपे ये तो भारत का एक गुरूर हमने मिट्टी में मिलाया, PL-15 ने जब रफाल को गिराया और रफाल का मीटियोर कुछ नहीं कर सका। दूसरी जानिब अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, दैट इज दैट हाइपरसोनिक मिसाइल जिसने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। देयर यू गो, हाइपरसोनिक CM-400 मिसाइल। और इस पे एक दिन पहले जो चाइनीज स्टेट न्यूज एजेंसी है जिन्हुआ, उसने भी इसको कंफर्म किया है कि 2 मिसाइल्स ने, सुन लीजिए, एक नहीं 2 हाइपरसोनिक CM-400 मिसाइल्स हमने मारे। वो मनाजिर आपको याद होंगे कि जब अपनी जो है ना हैंगर से JF-17 निकल रहा था, JF-17 में, और उसके बाद उसने जाके हिट किया और उसके बाद उनकी तबाह क्या हुई अब आपको दिखाते हैं। खैर उनका गुरूर तो तबाह हुआ ही, लेकिन उनका रशियन S-400 तबाह हुआ है। अच्छा, अब S-400 होता क्या है, देखिए ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आम आवाज में समझ लीजिए कि अगर एक मिसाइल कहीं से आ रहा है किसी मुल्क में, तो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट, यानी कि उसको जो है तबाह करने का निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम में होता क्या क्या है, एक कमांड पोस्ट होती है जहां से तमाम तर जो है वो हिदायत जारी की जा रही होती हैं। सेंट्रल पॉइंट होता है एंटायर सिस्टम का। इसके साथ साथ रडार होते हैं, यानी कि वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, रडार होता है। देयर यू गो। एंड देन उनके मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, जो कि आपने देखे भी नरेंद्र मोदी के बैकड्रॉप में, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। एंड देयर आर सपोर्ट व्हीकल्स जो कि इसकी मोबिलिटीज को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हमने लेकिन क्या किया है, हमने अपने उस S-400 को जो कि रशिया से इंडिया लेकर आया, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से उसको तबाह बर्बाद किया। अब मैं चाहूंगा अब वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर जरूर दिखाइए जिसमें वो झूठ बोल रहे हैं, जैसे वो खुद बोलते हैं झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी ये आदमपुर पे पहुंचे थे, आदमपुर बेस पे। उनके पीछे जो आप देख रहे हैं, जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये है वो S-400 जो कि ठीक ठाक है, लेकिन ये ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि मोदी साहब के पीछे सिर्फ लॉन्चर हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आपको एक मोबाइल दे दिया जाए और उसके बाद उसमें जो है ना इंटरनेट हो, ना कॉलिंग की सर्विस मुहैया हो, ना उसमें और कोई चीज़ें हो, तो आप मोबाइल का क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। तो मोदी साहब ने भी आदमपुर में पहुंच के क्या किया है, झुंझुना बजाया है। किस चीज़ का, इन लॉन्चर्स का। क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम है, जिसको चाइना भी इस वक्त कह रहा है कि दैट्स द राइट क्लेम, और पाकिस्तान भी कह रहा है इज द राइट क्लेम, पूरी दुनिया कह रही है इज द राइट क्लेम, कि हमने उनका सबसे पहले तो उड़ाया रडार एंड देन दी कमांड पोस्ट। तो जब हमने तमाम तर चीज़ें ही उनकी उड़ा दी, तो अब आप इस लॉन्चर से क्या करेंगे, मैं तीसरी बार आपको बताना नहीं चाह रहा। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सो सलमान, स्टार्टिंग विद द मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिस वक्त 2019 हुआ, भारत ने रफ़ाल अलापना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ने उसी वक्त भांप लिया और उन्होंने ना सिर्फ J-10C लाया, लेकिन उसमें PL-15, जो पहले PL-10 था, उसमें PL-15 को इंटीग्रेट कराया। हम पहले ही बात कर रहे थे, रेंज जो है उसकी बड़ी, और उस रेंज ने मीटियोर को मात दी। जी सलमान। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है जो आपने निशानदही की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें मिसाइल्स की। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर याद रखने वाली कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ अपना बेहतरीन लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट ख़रीदा, बल्कि इसके साथ उसको बेहतरीन अंदाज के अंदर डिप्लॉय भी किया। यहाँ पर इंडिया के हवाले से जो चीज़ निकल कर सामने आई है वो ये है कि इंडिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ महंगे इक्विपमेंट ख़रीदने पर तवज्जो दी गई, लेकिन जो आजकल की वॉरफेयर है, जिसे आप कह सकते हैं कि डाटा सेंट्रिक वॉरफेयर है, उसके अंदर उन तमाम सिस्टम्स की जो इंटीग्रेशन है वो भारत नहीं कर पाया। उसके पास राफेल्स हैं, उसके पास S-400 है, लेकिन एक बेहतरीन डाटा लिंक या आप जिसे कह लें कि जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसमें इंडिया ने मात खाई है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बेहतरीन एयरफोर्स है, चाहे वो मार्का हक हो, चाहे इससे पहले आप देख लें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हो। इन तमाम जो मार्के हैं, इन तमाम जो जंगी सूरत हाल है, इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और हमारे पायलट्स तो हैं, चाहे वो अरब इसराइल वॉर हो, चाहे 1965 की वॉर हो, 1971 में इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद
पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो इस वक्त जो चीज़ सामने आई है वो वंस अगेन ये है कि सिर्फ महंगे गैजेट्स खरीद लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनकी बेहतरीन अंदाज के अंदर डिप्लॉयमेंट है। और जो आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मिज़ल्स को, अपने जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतरीन अंदाज के अंदर यूज़ किया, चाहे वो PL-15 की बात हो, चाहे J-10C की बात हो, JF-17 थंडर की बात हो। और उसके बाद आपने देखा कि JF-17 थंडर ने ही पहला तारीखी कारनामा अंजाम दिया। सलमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। आपको पता है कि इससे पहले जब ये स्कार्मिशेस हुई थी, भारत ने शोशा छोड़ा था कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन अब हुआ क्या हुआ, उसके बरक्स सिफारती महाज पे पाकिस्तान को मिली एक और बड़ी कामयाबी। लेट्स से कि भारत हुकूमत ने जो एकतरफा एक ढोंग रचाया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर रहे हैं, वो एक संगीन खिलाफ वर्जी। ये कौन कह रहा है? ये वो गारंटियर कह रहा है कि जिसने ये मुआहदा करवाया है, वर्ल्ड बैंक। और उनके सदर हैं अजय बंगा, नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उनकी ओरिजिन क्या है। उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की है और कहा है कि सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पे मुअत्तल नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई शिक है ही नहीं, ऐसी कोई शिकी मौजूद नहीं है। भारत बिला वजह झूठे दावे कर रहा है। मुआहदे को ख़त्म करने या तब्दीली के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों का मुत्तफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। अजय बंगा ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि सिंध तास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है। भारत के झूठे दावे, क्या कुछ कहा गया आपने वो भी सुना। जमात अली शाह साबिक़ कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी हमारे साथ मौजूद है। जमात अली शाह साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी सिफारती कामयाबी भी है और भारत मुसलसल झूठे दावे कर रहा है कि जी पानी बंद कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अजय बंगा साहब का जो मैसेज है, जो अभी आपने इसको रिपीट भी किया है, तो उसमें उन्होंने जो बात की है कि टीटी को यूनिलेटरली ये चेंज नहीं कर सकते, सस्पेंड भी नहीं कर सकते, और जो है ये टीटी को मिलकर जो है टीटी ख़त्म कर सकते हैं। गान का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन तो इसमें जमात अली शाह साहब इवन के टीटी को ख़त्म कर दिया जाए। जो उन्होंने बात की है, अजय बंगा ने जो बात की है वो ये मिल के कर सकते हैं, यानी कि एक तरफा नहीं कर सकते। एक और चीज़ इसमें यह भी है कि भारत ने जो भी किया है, अजय बंगा साहब ये भी फरमाते हैं कि अभी तक हमें ऑफिशियली भारत ने भी कोई इस पे नोटिफाई नहीं किया है कि क्या डेवलपमेंट हुई है। वर्ल्ड बैंक हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी फॉर्मल कम्युनिकेशन। दुरुस्त है आपकी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया का लेटर है, पाकिस्तान को चाहिए था कि ये वर्ल्ड बैंक को फॉरवर्ड करते कि ये इंडिया ने एक्शन लिया है, यूनिलेटरली एक्शन लिया है अगेंस्ट ट्रीटी, अनवारंटेड है। और वर्ल्ड बैंक जो है वो अगर सालस नहीं है तो कम अज कम ये तो कह सकता है कि ये अनवारंटेड है, उसको ये विड्रॉ करे। तो वर्बल इस तरह की स्टेटमेंट देने में तो मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं था। हैविंग सेड दैट, अब ये है कि अब इंडिया ने तो ये एक कह दिया कि हम इसको हेल्ड इन ओबेंस कर रहे हैं, तो हेल्ड ओबेंस का भी जो है देखिए जी पाकिस्तान पर इसका फॉल आउट है जी। हेल्ड इन ओबेंस का मकसद ये है कि टीटी के तहत जो मैकेनिज्म चल रहे हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि इंडिया जो नए प्रोजेक्ट्स बनाएगा उसके मतलब हमें इतला नहीं देगा, हम इसको विजिट नहीं कर सकते, फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, इंडिया से मीटिंग नहीं कर सकते। तो अभी फ्लड के दौरान वो हमें डाटा भी नहीं देगा। और हमारे दो इश्यूज जो चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया था न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किशनगंगा और रतली डैम में, अब वो भी डायल्यूट हो गए, वो भी नहीं चलेंगे। तो हमें तो इमीडिएटली जो है ये इसका नुकसान है और इंडिया को मजबूर करना चाहिए है कि ये लेटर तो पहले विड्रॉ करे। और इससे पहले अगर ये इंडिया ये बात करता रहा था कि हम टीटी को रीविजिट या इसको हम रिवाइज करना चाहते हैं, तो क्या इंडिया ने कोई प्रपोजल पाकिस्तान को दी है? इंडिया ने कभी भी कोई प्रपोजल पाकिस्तान को नहीं दी कि हम इन इश्यूज पर ट्रीटी को रीविजिट करना चाहते हैं। वो पहले सामने तो लाएं, वो कमीशन में डिस्कस करें। कमीशन अगर डिसएग्री होती है तो फिर वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएं, वर्ल्ड बैंक को वो लिख लें। जमात अली शाह साहब, एक मरतबा फिर
भारत मुसलसल पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, पानी के मसले पर सियासत कर रहा है। आलमी बैंक के किरदार की बड़ी बात की जाती है, जो कि सिर्फ सालिस का ही है। लेकिन आलमी बैंक इसमें जो है वो सालिस हरगिज़ नहीं है। आलमी बैंक ने ये मायदा करवाया था एज ए गुड ऑफिस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इसकी लायबिलिटी अभी टीटी में जो दर्ज है वो यही है कि अगर इश्यूज बिटवीन कंट्रीज रिजॉल्व नहीं हो सकते तो कोई भी पार्टी न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती है और वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा। दूसरा ये है कि कोई भी लीगल इश्यूज क्रॉप अप होता है, आपस में तस्वीर नहीं होता, तो कोई भी पार्टी वर्ल्ड बैंक को दरखास्त कर सकती है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाए। अब जब ये दोनों कोर्ट्स न्यूट्रल एक्सपर्ट और आर्बिट्रेशन बन जाता है तो दोनों पार्टियों ने अपना अपना केस वहां पर पेश करना है, और जो फैसला वो करेंगे वो दोनों को जो है वो उनके लिए जो है उनके लिए काबिल कबूल होगा। तो ये वर्ल्ड बैंक का तो सिर्फ मैंडेट अभी यही है कि ये दो जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब वर्ल्ड बैंक ने प्रपोजल दी थी और उसकी प्रपोजल से हम अल्टीमेटली हमने एग्री किया कि ठीक है, हम 3 दरिया देने के बाद 2 डैम बनेंगे, रिप्लेसमेंट वर्क होगा, कैनाल्स बनेंगी, तो उसमें अब 2 डैम जो है वो तो रेत से भर जाते हैं 10-15 साल में, कैनाल जो है वो भी सेम और थोर जो है उनसे डेवलप होती है। तो ये वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स को ये भी तो ज़हन में रखना चाहिए ना कि हमने परपेचुअल फ्लो 30 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया और ये सिस्टम हमने लिया, लेकिन ये सिस्टम भी आज हमसे छीना जा रहा है। और इंडिया का जो मतमा नज़र है वो ये है, एक तो मैं चनाब से मजीद पानी लूँ, दूसरा वो ये है कि वो इंटरनेशनल फोरम पर जाने से घबराता है। वो कहता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने से मेरी हतक होती है। हालांकि ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, ये थर्ड पार्टी अरेंजमेंट्स नहीं है एनडीटीटी। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं जो पानी दिया है इस पर स्टोरेज अपनी मर्जी के बनाऊं, इससे पानी बाहर रावी और ब्यास में भी ले जाऊं, वहाँ इनको ज़रूरत है। और वो इसलिए भी है कि हम खुद अपने पानी की मैनेजमेंट नहीं कर रहे। हम दुनिया को ये बताते हैं कि 30 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में जा रहा है। तो अब जितने भी एनजीओज हैं, ये इस तरह के इदारे हैं, इवन पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं जिन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन करें और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए प्रोजेक्ट चनाब पर बनाए जाएं। अब कैसे बना सकते हैं, हमारा ट्रस्ट लेवल ही नहीं है। हमें तो ये 3 दरिया देने के बाद भी इस पर जो है ये डाका डालने की जमात अली कोशिश साहब, की जा रही है। इसमें यही सिचुएशन है कि अब पाकिस्तान को अपने अंदर भी इस चीज़ को रिविजिट करना होगा कि कैसे, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच जमात अली शाह साहब, एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है के लिए कि वो कैसे भारत के इस वाटर वेपन को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया को बता सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर, भारत की बात हो रही है तो भारत है इन दिनों मुश्किल में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही अहम बयान दिया है। बिल्कुल अहम बयान दे दिया है। अब इंडिया में 500 अरब डॉलर की अमेरिकी सरमायाकारी खतरे में पड़ चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि मैं नहीं चाहता कि भारत में आईफोन तैयार किए जाएं। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से बात की है, कहा गया कि हम नहीं चाहते कि ये सब हो, साथ साथ टैक्स छूट दी गई, रेगुलेटरी नरमी और इस तमाम सूरत हाल पर बात की गई। साबिक सफ़ीर मसूद खान हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मसूद साहब, इसको सिर्फ हम ये इस तनाजुर में नहीं देख रहे कि जी पाकिस्तान से कोई मोहब्बत है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन कारोबार से मोहब्बत है ट्रंप को। और मेरे ख्याल से इससे पहले जो मुलाकात हुई थी उस पर नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था कि नहीं जी, हम कोई टैरिफ पे बात नहीं करेंगे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज़ अ टफ नेगोशिएटर। और अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे ताने बाने वहाँ से भी जाके मिलते हैं। जी दुरुस्त कहा आपने। असल में बात यह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी और ताकत मईशत है, यानी दुनिया में जो उनका मकाम है वो उनकी दिफाई सलाहियत की वजह से नहीं है, मगर उसके सिलसिले में उनके बहुत से दावे हैं, लेकिन जो उनकी माशी कारकर्दगी रही है वो बड़ी मुतासरकुन रही है। मिसाल के तौर पर उनका भी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकानमी है और बढ़ती चली जा रही है। तो लेकिन ये है कि इनका जो पूरे के पूरे तिजारती और माशी पॉलिसीज़ हैं वो दुनिया में मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हैं। यानी ये अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, तो ये हमेशा वहाँ शिकायत रहती है कि तो इनका रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो सही नहीं है। दूसरा ये कि ये
100% मुनाफा बाकी लोगों से चाहते हैं, बाहर के आने वाले लोगों से, लेकिन अपने दरवाजे नहीं खोलते हैं। तो ये अमेरिका ने महसूस किया है। अमेरिका ने जो स्ट्रेटिजिक मकासद की खातिर जो इसे चीन के लिए तैयार किया था, तो उसमें रियायतें देते रहे। लेकिन जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि सदर ट्रंप का जो बुनियादी ज़ाविया है मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने का, वो माशी है, तिजारती है, बार्गेन से। तो उस एतबार से उन्होंने ये इशारा किया है कि एप्पल ऐसा ना करे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो अमेरिका को एक मरतबा फिर सनती और तजारती मरकज़ बनाना चाहते हैं, बिलखुसूस सनत, क्योंकि उनकी सारी की सारी सनत 2000 से लेकर अब तक या तो चीन में मुंतकिल हो गई थी ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, और जब चीन से कशीदगी बढ़ी तो वहाँ के सरमाकारों ने ये फ़ैसला किया कि इसे हिंदुस्तान मुंतकिल करो। तो सदर ट्रंप ने कहा नहीं, अगर ये मुंतकिल ही करनी है तो इसे वापस अमेरिका में मुंतकिल करो, वो चिप इंडस्ट्री हो या सेमीकंडक्टर की बिज़नेस हो या जो है ऑयल एंड गैस है या दूसरी चीज़ें, ताकि उसका दोस्त या दुश्मन ममालिक के ऊपर इन्हिसार कम हो। इन्हिसार कम हो। मसूद खान साहब, टैरिफ माहदे के क्या समझते हैं, कितने इम्कान है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तासुर आ रहा है कि ट्रंप मोदी से नाराज़ हैं, और साथ साथ अगर एप्पल की बात करें, जो कि आपने से पहले भी जिक्र किया, इतना बड़ा जाइंट अगर भारत से निकल जाता है, भारत ये खला कैसे फिर पूरा करेगा? ये ज़रूरी नहीं कि तो एप्पल के CEO व ट्रंप की बात सुने, यानी, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है। और इसमें यह है कि जो बात उन्होंने कही उसके पीछे बहुत सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की ये मायूसी कि ये चीन का मुकाबला नहीं कर सकेगा, ना दिफाई मैदान में, न स्ट्रेटिजिक मैदान में और न माशी मैदान में। तो ये, और दूसरा ये कि हिंदुस्तान अमेरिका को धोखा देता रहा है कि हम तुम्हारे स्ट्रेटिजिक पार्टनर हैं, लेकिन उसने रूस के साथ पींगे बढ़ाई और चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत किए। उसकी जितनी दिफाई इस्तेदाद है, अगर आप वो देखें कि उसका रुख किस तरफ है, उसकी ओरिएंटेशन किस तरफ है, उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरफ है, तो पाकिस्तान की तरफ है। ये जितना उसने महंगा असला ख़रीदा हुआ है, फाइटर जेट्स हों या उसके बाद जो है उसकी कोई आबदोज़ हो या कोई और चीज़ जो है, जो कन्वेंशनल वेपनरी है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो सब सारे उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन हिमालय के पास कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है या उनकी मशरक़ी सरहदों पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें आश्कार हो चुकी हैं वहाँ वाशिंगटन में, तो इसका एक बैकलैश आ रहा है। हिंदुस्तान, फिर भी मैं कहूँगा कि अमेरिका में, चूँकि मैं अभी रिसेंट पास तक जो है वहाँ सफ़ीर था, तो मैंने ये मुशाहिदा किया है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनकी पेनिट्रेशन बहुत गहरी हो चुकी है और उनका एक मुनज़्ज़म तरीका है इस किस्म की चीज़ों को रिवर्स करवाना। तो देखिए कि क्या सदर ट्रंप अब बिल्कुल ठीक है मसूद साहब, या ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल। एग्जैक्टली, द बार्गेनिंग चिप। तो हम ये देख रहे हैं कि कैन वी कॉल इट सॉर्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पे आफ्टर 9/11 एक बयानिया बनाया गया। वो बयानिया क्या आप मरता हुआ देख रहे हैं, यानी कि द टेररिज्म थिंग, वो जो चीज़ पूरी दुनिया को बताई गई कि ये दहशतगर्द, वो दहशतगर्द, अब वही अमेरिका पूरी दुनिया से कह रहा है कि आइए तिजारत करते हैं, आइए फलते फूलते हैं। क्या वो बयानिया मर चुका है और क्या अब एक पूरी दुनिया में नया बयानिया जन्म ले रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भारत जैसे ममालिक जो कि दहशतगर्दी को ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं थ्रू RSS एंड ऑल, वो क्या करेंगे, क्या बनेगा उनका फिर? अगर दहशतगर्दी हो रही हो तो उसका मुकाबला करना चाहिए, उसकी मसम्मत करनी चाहिए। लेकिन अगर दहशतगर्दी को एक हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और वो भी झूठ की बुनियाद के ऊपर, और ख़ुद जो है उसका हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का शिकार है, तो ज़ाहिर है कि इसका किसी नज़रिए से, किसी आलमी निज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है। ये उनकी कोता अंदेशी है। और मगरब जो है, चूँकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें शरीक था, तो वो ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जो है 2021 में अमेरिका यहाँ से अपने बसात लपेट के जा चुका है। दहशतगर्दी को वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं मानते, हम मानते हैं अहले पाकिस्तान, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है।
तो इसमें मैं ये इजाफ़ा करूँगा कि हिंदुस्तान इस मरतबा जो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जो बयानिया बनाया, वो दुनिया ने कबूल नहीं किया। यानी उसकी जो मुंबई से मुकाबला करें, या मैं कहूँगा कि बाकी जो है, जो 2016 में जिस तरीके से अमरीकियों ने इनकी इमदाद की थी, या इनकी इमदाद नहीं की, हिमायत की था, वैसा नहीं किया। जो मीडिया था वो भी इस मरतबा, जो इंटरनेशनल मीडिया था, अमेरिकन मीडिया था, वो भी बहुत एक किस्म का ऑब्जेक्टिव रहा। अब जो है, मैं आपको एक और चीज़, जो आपका सवाल है, निज़ाम बदल गया है, जी। बदल रहा है, और इसकी एक नई साख्त सामने आने वाली है। वो ये है कि इसके दो अवामिल हैं। एक तो ये कि चीन का दुनिया के नक्शे पे उभारना एक ताकतवर मुल्क के तौर पर, आशी और दिफाई तौर पर। दूसरा जो है, सदर ट्रंप की जो अराइवल है वाइट हाउस में, उन्होंने जो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने मिलकर दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आलमी निज़ाम बनाया था, उसको मुनहदम करने का फ़ैसला कर लिया है। और फ़ैसला किया है सदर ट्रंप ने। उन्होंने जो है, जो अपने यूरोपियन हलीफ हैं, उनके साथ ताल्लुक़ात कशीदा कर लिए हैं। उनको कहा है कि अपना ख़र्चा जो दिफ़ा का ख़ुद बर्दाश्त करो, अमेरिका के ऊपर बोझ मत बनो। चीन के साथ सदर ट्रंप ने टक्कर भी ली है, और फिर जो है किस्म का मुआहिदा भी कर लिया है, मुआफ़क़त भी अदा कर दी है। तो इस वजह से ये है कि ये वो निज़ाम नहीं है, यानी एक मल्टीपोलर ऑर्डर है जो पहले था। और अब जो है, अब जो रोग स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स जो गुंडागर्दी करते हैं, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान की स्टेट या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और उनका जो नज़रिया है, नज़रियाती असास, वो गुंडागर्दी है मुल्क के अंदर और बाहर, इसके ख़िलाफ़ बैकलैश होगा। इसी किस्म का बैकलैश जो है गज़ा में जो ऑपरेशंस हुए उनके सिलसिले में दुनिया भर में देखा गया, अमेरिका में मौजूद था, और बैकलैश भी हो सकता है, और भारत को मुसलसल हजीमत का सामना भी करना पड़ रहा है। साबिक सफ़ीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। फैसल, खेल के मैदान में क्या हो रहा है? पाक भारत कशीदगी के बाद कल से एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग मेला सजने जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ कौमी बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी अपनी परफॉर्मेंस का रंग दिखाएंगे। कल रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी कराची किंग के दरमियान मैच खेला जाएगा। एब्सोल्युटली। अब इस पे तमाम तर जो फोकस है वो सबका फॉरेन प्लेयर्स पे है कि कौन कौन आ चुका है, कौन कौन नहीं आ चुका है। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली अब कुछ ही घंटे रह गए हैं कि जब PSL दोबारा शुरू होगा, और फॉरेन प्लेयर्स की हम बात करें, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उनकी रिप्लेसमेंट भी हमने ढूंढ ली है, लाइक चंदीमल एंड ऑल। तो ऑल इन ऑल एक क्राइसिस था, लेकिन उस क्राइसिस से निकलने में सबसे पहले तो भाई PCB को मुबारकबाद देनी चाहिए। हैदर साहब जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। PCB ने बड़ी जल्दी बड़े शॉर्ट नोटिस पे अपनी PSL को कंटिन्यू किया है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनमें ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दूसरी लीग के साथ सौदेबाजी कर ली या उनके साथ शामिल हो गए, जिसमें खुशहाल मैंडिस हैं, मिचेल ओवेन है। लेकिन जो बड़ी तादाद प्लेयर्स की, सिकंदर रज़ा हैं या फिर डेविड वार्नर है, ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये दोबारा लीग में शामिल हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जैसे कल हमने बात की थी। अच्छा हैदर भाई, ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स भी आ गए हैं और ये PSL भी चलिए अब मुकम्मल इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस लेकिन ज़रूर हैं, और कुछ खबरें ऐसी भी है कि क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी इसकी अप डाउन हुई है, ब्रॉडकास्टर्स थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, डायरेक्ट इसको जो PCB CEO है सलमान नसीर, वो इसको बराह रास्त तमाम तर मामला देख रहे हैं अब। जी हाँ बिल्कुल, जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम थी उसमें काफ़ी इंडियंस थे, जिन्हें जैसे ही ये हालात ख़राब हुए तो उन्हें वापस भेज दिया गया था, उनके वीज़े कैंसिल कर दिए गए थे। तो कुछ हैं चैलेंजेस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रुक जाएगी PSL में। ब्रॉडकास्टिंग टीम भी पूरी हो चुकी है, वो तैयार हैं। फिर मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ जो है वो सारा पूरा मौजूद है। जो भी जितने भी सपोर्टर्स हैं, कोचिंग सपोर्टिंग स्टाफ है, वो भी सब मौजूद है। तो इस PSL का कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो रुक सकेगा इस वजह से। बल्कि मैं फिर ये बात कहूँगा कि अब PSL में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ जाएगी, तवज्जो भी बढ़ जाएगी। जो एक फेस आया था
इससे पहले रुकने से पहले कि पब्लिक की तवज्जो ख़त्म हो गई थी, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, ये बातें हो रही थी क्या PSL गैर मकबूल हो गई है। लेकिन इस सिचुएशन के बाद मैं समझता हूँ कि कुछ इजाफा हो गया है और पब्लिक अब बेचैन और दिखाना भी चाहती है कि देखें हमारे ग्राउंड्स भी फुल हैं और हम PSL को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इन मखसूस हालात में भी हम अपनी क्रिकेट को जारी रख सकते हैं। आप चाहें जितनी पाबंदियां लगा लें, जितनी कोशिश कर लें, तो ये PSL की एक कामयाबी मैं समझता हूँ ये। और PCB को आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं कि उनको हम जो है ख़राज तहसीन पेश करें कि उन्होंने बड़ी जल्दी सब चीज़ें मैनेज कर ली हैं। अब देखना यह है कि जो PSL इस साल ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर जो PSL है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं, टीमें चेंज होने वाली हैं, हो सकता है ऑनर्स भी चेंज हो जाएं, हो सकता है कि चलिए सैयद अहमद साहब आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। हो गया वक्त शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं। वेलकम बैक, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छा पुरसुकून हुआ होगा। और साथ साथ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे हीरोज़ की जो कि बड़ा प्रोडक्टिव कंटेंट बना रहे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया वॉरियर ने जहां अपने जवाबात से भारतीय सार्फिन को लाजवाब कर दिया है, वहीं पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो या फिर पाक भारत कशीदगी में भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़, पाकिस्तानी साफियों सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भरपूर जवाब देने पर भारतीय मीडिया मुकम्मल बौखलाहट का शिकार हो गया है, जिसका एतराफ़ किया पाकिस्तानी डिजिटल वॉरियर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रौंद डाला है। अच्छा, अब इसमें ना गौर सबसे मज़े की बात यह है कि ही इज़ अ वेरी स्मॉल किड। अच्छा, लेकिन आप सोचें कि लेकिन छोटे पैकेट में वो कहते हैं बड़ा धमाका। तलहा अहमद जो कि इससे पहले भी कंटेंट बनाते रहे, लेकिन आज जो हमने उनको बुलाया है, उन्होंने सबसे हिलेरियस काम किया है। जो मोदी का गोदी मीडिया है उसको उन्होंने अपनी मासूमाना तरीके से प्रेजेंट किया है। तलहा हमारे साथ ही मौजूद है, ये वो वीडियो है और व्हाट डिपिक्शन और कितने अच्छे तरीके से वो ये सारा काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सोशल मीडिया के हीरो। तलहा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। इस तरह का कंटेंट, इतना जज्बे के साथ और प्रोडक्टिव कंटेंट, सोशल मीडिया पे आजकल झूठी खबरें चल रही होती हैं, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जैसे इतने छोटे से इतना बड़ा कंटेंट इतना शानदार कैसे बना लेते हैं कि भारत हिल गया? बिल्कुल, मुझे इस तरीके से देखना था कि इस तरीके की खबरें चल रही थी कि ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, और उनका मीडिया इस तरीके से खबरें फैलाता भी है। तो फिर मैंने एक वीडियो इस तरीके से बनाई और उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें की जैसे लड़काना का फ़ज़ाई अड्डा, और मुझे सबको पता है वहाँ पे कोई फ़ज़ाई अड्डा मौजूद नहीं है। तो इस तरीके की वीडियो बनाई थी और जिसे पाकिस्तान ने भी पसंद किया था, और दूसरी तरफ उनकी वो भी हो गई थी मीडिया में। हेल्प कौन करता है? ये सारा खुद ही करते हो या घर में कोई हेल्प करता है? मैं स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ पहले टॉपिक सेलेक्ट करके, और फिर ये है कि उसमें से नुकात बना के घर वालों के पास ले जाता हूँ और कहता हूँ कि अगर इसमें आप समझते हैं कोई मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, नोक पलक संवारने की ज़रूरत है, तो फिर वो उनके पास ले जाता हूँ। फिर ये है कि मेरे घर वाले जो बहन भाई हैं वो वीडियो बनाते हैं और मैं एक्टिंग करता हूँ। खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ। क्या एज है तुम्हारी भाई? मेरी 16 है। अच्छा, मतलब कि इस टाइम पे तो हम लोग सोच रहे थे कि जी हम क्या करें, बट खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही सारी चीजें कर रहे हैं, एडिटर भी है, खुद ही क्रिएटर भी है, सारी चीजें खुद कर रहे हैं। मतलब सारे डिपार्टमेंट पे आपने खुद ही कब्जा किया हुआ है। हाँ, सारे डिपार्टमेंट में आपने खुद कब्जा किया हुआ है। वन मैन शो कर रहे हैं अपना अकेले। तलहा, इतनी सी उम्र में इतना शानदार कंटेंट बनाना क्या चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया? क्योंकि आइडिया की बात होती है तलहा, बेसिकली हर किसी के पास आइडिया नहीं होता, उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो आइडियाज़ मुझे इस तरीके से मिलते थे क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी थी। मैं बाहर भी देखता था लोग किस तरीके से वो पेश आ रहे हैं, या फिर कोई सीज़न आता था बकरा ईद का या रमज़ानों में, तो फिर उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता था और जो लोग उससे रिलेट कर पाते थे, तो फिर वो मैंने बनाना शुरू की और लोगों ने काफ़ी सराहा उस चीज़ को और पसंद भी किया। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आपने वो सब बहुत सारी वीडियोस बनाई जो कि रोज़मर्रा की जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ हैं, घरों में जो होता है, अम्मी किस तरह डांटती हैं, हाँ वो सारी चीज़ें। ये कहते हैं ना कि सीरियस लिखना आसान होता है, ह्यूमर लिखना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, जब मज़ा आपने अपनी वीडियो में डालना होता है और कुछ इस तरीके के जुमले भी लिखने होते हैं जिससे जब इंसान दूसरा सुने या उससे देखे तो उसे हंसी आए, तो लोगों को हंसाना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, लोगों को हंसाना तलहा बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हंसाया नहीं जा सकता, बाकी शर तो आप फैला सकते हैं,
तलहा, इतना मुश्किल काम होता है, यकीनी तौर पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ऐसा कंटेंट बनाना, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आप एक ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो कि देखने के काबिल है, जिससे लोग सीख रहे हैं। बड़ा टाइम टेकिंग है। अपनी स्टडीज़ को, एजुकेशन को किस तरह से लेके चलते हैं, चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? बिल्कुल टाइम टेकिंग है ये, और चीज़ें मैनेज इस तरीके से होती हैं कि पहले स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसके अंदर पॉइंट्स ऐड करना, फिर ये कि प्रॉपर स्क्रिप्ट बना लेना, फिर उसकी वीडियो एक्टिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना। इसमें तकरीबन कह लें कि एक वीडियो के लिए 1 दिन लगता है। वो यस, यू आर राइट। मेरी है छेसी एंड आई डू विद हर सारी वीडियोस, तो छोटे बच्चों को तो और बहुत मुश्किल होता है, सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा तला, हम देखते हैं कि सरहद के उस पार मिज़ा के नाम पे बहुत ही ख़राब किस्म का गैर अखलाक़ी कंटेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है लोगों को हंसाने के लिए। आप इस चीज़ का कैसे ख्याल रखते हैं कि कंटेंट वो जो घर में बैठ के आपके घर वाले भी, हमारे घर वाले भी, हमारी औरतें, आपकी सबकी औरतें देख सकें? बिल्कुल शुरू से ही मेरे जहन में यही बात थी कि मुझे अगर इस फील्ड में आना है, कंटेंट लेके आना है, तो मुस्बत चीज़ें दिखानी है, पॉजिटिव इमेज दिखाना है, पॉजिटिव कंटेंट बनाना है। और फिर मेरे जहन में ये बात भी, जैसे आपने कही कि ऐसा कंटेंट बनाना है जिससे मैं ख़ुद भी देखूं, घर वाले भी देखें, औरों के घर वाले भी देखें, और बिल्कुल हर कोई तसल्ली से, सुकून से देखें, जैसे अपने घर वाली बात लगे। तो ये मैंने जहन में रख के बाद वीडियोस बनाना शुरू की और काफ़ी पसंद आई। एप्रिसिएशन कैसी आ रही है, कहाँ से आई है? जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं, खुश होते हैं और फिर तस्वीर भी खिंचवाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। स्टार है, काफ़ी अच्छा स्टार तो बिल्कुल सोशल स्टार भी है, हमारे दिलों के स्टार भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तलहा, क्या समझते हैं इतनी सी उम्र में इतना जिम्मेदारी का काम करना, एक अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तलहा अहमद के सुनने वाले, देखने वाले जानना चाहते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर्स प्लान ये हैं कि इस फील्ड में मज़ीद आगे जाना है, क्योंकि लोगों को पसंद आ रही हैं वीडियोस बनाना, और आगे मज़ीद मौके मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरह की वीडियोस बनाएं, मुख्तलिफ तरह की इंसान ट्रैवलिंग कर सकता है, कहीं घूमने फिरने जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री बना सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो इस तरीके की वीडियो बनाते हैं। कल को अगर वो कहते हैं कि किसी और टाइप की कोई एक वीडियोस बनानी है तो वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह। पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन जब भी होती है तो उसको लेके ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी नेगेटिव बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि किस तरीके से बस किसी तरीके भी लाइक्स और व्यूज़ के लिए जो है ना आप कुछ भी कर जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि छोटे बच्चे देख रहे होते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम तर कंटेंट क्रिएटर्स को जो दे जस्ट गो फॉर लाइक्स एंड व्यूज़ रादर देन गोइंग फॉर प्रोडक्टिविटी? मैं ये समझता हूँ कि इंसान को इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए ये कि जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो और किसी को दुख ना पहुँचे। इस तरह का कंटेंट बनाए इंसान, और अपने कंटेंट में एक लिमिट का ख्याल रखे, लिमिट अपनी सेलेक्ट कर ले और फिर कोशिश करे कि लिमिट क्रॉस ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। और ये हम वीडियो देख भी रहे हैं, ये वाली, इसमें आप गालिबन बुजुर्ग बने हैं, दादाजी बने हैं। घर में कौन कौन है सर, ये बता रहे हैं? जब आपने ये शुरू किया तो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने? कोई एक होगा, ऑब्वियसली सारा घर ही आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दैट वन पर्सन जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? भाई ने, घर में मेरे बड़े भाई हैं? जी वो हैं तो अलग फील्ड उनकी, मेडिकल की डॉक्टर हैं वो, लेकिन ये कि उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। और घर में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे 2 बहनें हैं और एक भाई है और अम्मी अब्बू हैं। ये फैमिली है। ओके चला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, सिर्फ आने के लिए नहीं लेकिन इतना अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कि जो हम दुनिया को दिखा सके कि आप हम खुद बहुत एंजॉय करते हैं, मस्बत काम आप करें। बहुत शुक्रिया और इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें। तो चले जी, अब आपसे इजाज़त देने का वक्त हुआ चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।